स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे। और दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि वहां पे डाउट क्लियर आपको कर सकूं। और अभी जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाएंगे, आपका संडे को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। आपका हमने दो चरण पढ़े हैं। पहला पढ़ा है कि भाई किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ, किस तरह से वुडरो विल्सन से राजनीति और प्रशासन को अलग अलग कर दिया और प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में उन्होंने स्थापित किया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद दूसरा चरण आया जो क्या होता है सिद्धांतों का युग, जिसमें कैसे आपके इसके समर्थक जो थे राजनीतिक प्रशासन के समर्थक थे, उन्होंने कैसे इसको एक विज्ञान की भांति बताया और ये बताया कि इसके अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत उसी प्रकार से लागू होते हैं, चाहे वो लागू होते हैं जिस प्रकार से विज्ञान में लागू होते हैं, चाहे आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, ठीक है ना। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो राजनीतिक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान के अंदर चाहते थे और वो उन्होंने इसको चुनौती दी कि भाई नहीं, ये प्रशासन जो कोई विज्ञान नहीं है, ये राजनीति की ही एक शाखा है, इसको राजनीति के अंदर ही अध्ययन करना चाहिए। और उन्होंने चुनौतियां दी। अब चुनौतियां दी तो उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए थे, तो उन सब चीजों का अध्ययन हम करेंगे इस चरण में। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि कुछ बुकों में हो सकता है सिद्धांतों की चुनौतियों का युग या आपका चुनौती का युग, ठीक है ना। तो ये है आपका 1938 से 1947 के मध्य का समय है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तृतीय युग, ठीक है ना, चुनौती का युग, ठीक है। इस चरण में राजनीति प्रशासन विभाजन के विचार को खारिज कर दिया गया। क्या? राजनीति प्रशासन, ठीक है ना, राजनीति प्रशासन विभाजन को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, ठीक है ना। इस चरण में कहा गया कि प्रशासन को राजनीति से इसकी राजनीतिक प्रकृति और राजनीतिक भूमिका के कारण अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब प्रशासन जो होता है दोस्तों, इसका राजनीति से बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है ना। क्या होता है, क्यों, कैसे संबंध है दोस्तों? देखो कि जो प्रशासक जो होते हैं वो जो राजनीतिज्ञों द्वारा जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनसे जो निर्णय जो वो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उन्हीं को ही प्रशासक लागू करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उन्हीं को ही वो प्रशासक लागू करते हैं। तो इस दौर से ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है ना। क्या है? चिपके हुए हैं। राजनीतिक निर्णय है, राजनीतिक निर्णय कौन लेता है? जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना, प्रशासक होते हैं। और जो क्या बोलते हैं उनको लागू कौन करता है? वो प्रशासन के जो हमारे अधिकारी वगैरह होते हैं वो लागू करते हैं। तो इनकी जो राजनीतिक प्रकृति और राजनीतिक भूमिका के कारण इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसको राजनीति के अंदर ही अध्ययन करना चाहिए, ऐसा जो जिन्होंने चुनौती दी थी उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है ना। प्रशासन न केवल राजनीतिक नीति निर्णयों को लागू करने से सरोकार रखता है। देखो दोस्तों, प्रशासन क्या है कि राजनीतिक नीतियों पर निर्णयों को लागू करता है, ठीक है ना, बल्कि नीति के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना, जो कि राजनीति का क्षेत्र है। अब बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं कि दोस्तों आपका कोई नीति निर्णय, कोई कानून या नियम या कोई निर्णय आपका इसने हमारे विधानमंडल में लिया गया, तो उन निर्णयों को लागू करने के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय बनाने पड़ते हैं। और वो कौन बनाता है? वो प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हो? प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। सपोज करो कि एक ये हुआ कि भाई इस क्या बोलते हैं, दिल्ली से लेके जयपुर तक एक 8 लेन वाला एक कॉरिडोर बनाना है। क्या बनाना है? कॉरिडोर बनाना है दिल्ली से लेके जयपुर तक। ये तो निर्णय बना दिया, विधानमंडल ने पास कर दिया कि भाई एक बनना है, ठीक है। लेकिन अब उसको लागू कौन करना है? वो करना है प्रशासक को। तो प्रशासक जब उसे लागू करेगा तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। किसी का खेत आएगा, कहीं मंदिर आएगा, कहीं मस्जिद आएगा। तो उन खेतों में से रास्ता निकालने के लिए, मंदिर मस्जिद को हटाने के लिए, जंगल को काटने के लिए इन प्रशासकों को भी छोटे छोटे निर्णय लेने होंगे, छोटे छोटे नियम बनाने होंगे। जैसे कि जिसका खेत रास्ते में आएगा उसको उचित मुआवजा दे दिया जाए या उसको कहीं और खेत दे दिया जाए, ठीक है ना। कहीं जंगल आएगा तो जंगल को इस प्रकार से रास्ता निकाला जाए कि वहां की जो आपकी जीव जंतुओं की जो पारिस्थितिकी
तंत्र है वो ना बिगड़े, ठीक है ना। या कहीं आपका नदी आ जाएगी तो उसके ऊपर से पुल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे निर्णय होते हैं जिन्हें लागू करने के लिए लागू कौन करता है, वो प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये राजनीति का क्षेत्र है, ठीक है। प्रशासक के सिद्धांतों को वैज्ञानिक वक्ता और सार्वभौमिक प्रासंगिकता की कमी के आधार पर चुनौती दी गई। वैज्ञानिकता है ये, वैज्ञानिकता, ठीक है ना, ये भी हट गया। वैज्ञानिकता और सार्वभौमिक प्रासंगिकता की कमी के आधार पर चुनौती दी गई और आलोचना की गई। प्रशासन के सिद्धांत को मुहावरे तथा कहावत कहा गया। ये किसने कहा था? ये हर्बर्ट साइमन ने कहा था, ठीक है ना, साइमन, ठीक है ना, साइमन। अब दोस्तों ध्यान से समझो, अब क्या है कि प्रशासन के सिद्धांत वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता प्रासंगिकता की कमी, मतलब ये जो उसके अंदर वैज्ञानिकता थी उसकी कमी थी, सार्वभौमिकता थी उसकी कमी थी। सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? सिद्धांत वो होता है जो अगर वो हर जगह समान रूप से लागू होता है। क्या होता है? वो हर जगह से समान रूप से लागू होता है, वो कहलाता है सिद्धांत, ठीक है ना। अब सपोज करो कि एक माइनस से नीचे टेम्परेचर जाने पे पानी क्या होगा? बर्फ बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे भी बनेगा, वो अमेरिका में बनेगा, रूस में भी बनेगा। तो ये सार्वभौमिकता है। क्या है? ये सार्वभौमिकता है। लेकिन दोस्तों प्रशासन के जो सिद्धांत थे, टेलर अलग सिद्धांत देता है, ठीक है ना, लूथर और गुलिक अलग सिद्धांत देते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इनके जो सिद्धांत थे ये सिद्धांत आपस में ही एक दूसरे को काटते थे, ठीक है ना। टेलर क्या कहता है कि भाई आदेशों की एकता होनी चाहिए। उसके बाद के जो फेयर और लूथर गुलिक क्या कहते हैं? आदेशों की एकता होनी चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग सिद्धांत हुए, है ना। तो इसी बात पे इसका मजाक उड़ाया गया, इसे कहावत कहा गया, मुहावरा कहा गया कि भाई आपके सिद्धांत जो हैं वो उसके अंदर सार्वभौमिकता नहीं है, वो एक दूसरे को काटते हैं। एक कहता है कि भाई आदेशों में एकता होनी चाहिए, एक कहता है कि आदेशों की अनेकता होनी चाहिए, मतलब आदेश देने वाले अनेक व्यक्ति होने चाहिए। एक कहता है आदेश देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ये फिर सिद्धांत कहाँ रह गए? इसके अंदर सार्वभौमिकता कहाँ है? तो इसी आधार पे प्रशासन के सिद्धांतों को क्या कहा गया? मुहावरा कहा गया, कहावत किया गया। इसकी आलोचना की गई कि भाई ये तो सिद्धांत है ही नहीं है। सिद्धांत होता तो हर जगह एक ही चीज लागू होती। लेकिन यहाँ क्या है कि कहीं कोई विद्वान अलग बात कहता है, कोई विद्वान अलग कहता है। आप विद्वानों की जो आप लोग इसको विज्ञान कहते हो प्रशासन को, आप दोनों विद्वानों की, आप सब विद्वानों की बातें ही अलग अलग हैं। जब आप लोगों की बातें अलग अलग है, सिद्धांत अलग अलग है, तो फिर ये विज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो मुहावरा है, ये कहावत है, ठीक है। किसने कहा, कब कब कहा, ये सारी चीज आएगी जब हम पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधवाद पढ़ेंगे, वो सारी चीजें उस समय आएंगी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त संगठनात्मक विश्लेषण के सिद्धांत उपागम के संगठन के औपचारिक ढांचे पर इसके और संगठनात्मक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा के कारण एक ही यांत्रिक उपागम के रूप में आलोचना की गई, ठीक है ना। एल्टन मेयो के नेतृत्व में हुए हार्थोन, ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अध्ययनों से यह दिखाते कि संगठनात्मक विश्लेषण की बुनियादों को हिला दिया। अब दोस्तों हुआ क्या कि भाई यांत्रिक, पहले क्या बोलते थे कि टेलर ने जो उसमें किया, तो उसने क्या कि भाई मानव को क्या प्रभावित करता है? मानव को प्रभावित करते हैं आपका क्या बोलते हैं, आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, मतलब पैसा प्रभावित करता है। उसके बाद एल्टन मेयो थे, उन्होंने एक अध्ययन किया था जिसको कहते हैं हार्थोन अध्ययन, ठीक है ना। ये हम मैं बाद में सारा करवाऊंगा, आपको अभी मोटी मोटा बता रहा हूँ इसमें। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अनौपचारिक संगठन होते हैं जो, है ना, अनौपचारिक संगठन होते हैं जो, मतलब कारखाने में दो मजदूर आपस में मजदूर काम करते हैं, तो वो आपस में कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं कि हमें इतना काम करना है, हमें इतना काम करना है, हमें ऐसे काम करना है, हमें ऐसे काम करना है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर में, तो कुछ स्टूडेंट्स अपने आप ही ग्रुप बना लेते हैं, 7-8 का ग्रुप बना लेते हैं। वो कहते हैं यार हम इस प्रोफेसर की क्लास नहीं लेंगे, हम तो जाके क्रिकेट खेलेंगे या फिर हम कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे। तो इस तरह से वो अनौपचारिक ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? अनौपचारिक ग्रुप होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं? वो भी संगठन को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो यही बात कही गई है इसके अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद इस चरण की मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी? चेस्टर बर्नार्ड की फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। क्या ये फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बुक्स है आपकी, चेस्टर बर्नार्ड की। FM मार्श की बुक है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है ना।
और सबसे जो प्रमुख बुक है रॉबर्ट डहल की बुक है साइंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। क्या है? साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, वाइड वर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है ना? ठीक है, तो ये सारी बुक्स उस समय लिखी गई थी। ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं, हर्बर्ट साइमन को पढ़ लेते हैं। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं? हर्बर्ट साइमन प्रशासन के सिद्धांत में सबसे अहम आलोचक हैं। ठीक है ना? इन्होंने जो था आपका क्या कहा था कि सिद्धांतों को, प्रशासन के सिद्धांतों को क्या कहा था? मुहावरा कहा था और क्या कहा था? लोकोक्तियां कहा था। ठीक है ना? इन्होंने कहावत या लोकोक्तियां कहा। किसको कहा? प्रशासन के सिद्धांतों को। उन्होंने लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत की। उन्होंने कहा जब तक इसके अंदर व्यवहारवादी उपागम नहीं होगा तब तक यह वैज्ञानिक बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? इन्होंने कहा था। ठीक है ना? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई लोक प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए हर्बर्ट साइमन ने किस उपागम की वकालत की या किस उपागम को महत्व दिया, तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि व्यवहारवादी उपागम का उन्होंने समर्थन किया। ठीक है? उन्होंने सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण पर ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? निर्णय निर्माण पर ध्यान दिया। साइमन के शब्दों में अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण ही प्रशासन का मर्म है और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन की तर्क और मनोविज्ञान से निकली जानी चाहिए। तो अभी आपको इस पे इतना जोर देना नहीं है, क्योंकि जब मैं हेलो, हाँ आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में क्लास खत्म करके। ठीक है? तो दोस्तों अभी आपको ना जब मैं ये निर्णय निर्माण पढ़ाऊंगा ना, है ना, निर्णय निर्माण पढ़ाऊंगा तो आपको मैं अच्छे से इसकी व्याख्या कर दूंगा। अभी इसमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको यही याद रखना है कि भाई ये क्या है, कि ये क्या बोलते हैं, इसके अहम आलोचक थे और इन्होंने क्या बोलते हैं व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत की और इन्होंने इसको क्या कहा? सिद्धांतों को कहावत और लोकोक्तियां कहा। ठीक है ना? दूसरे सबसे बड़े आलोचक थे रॉबर्ट डहल। ठीक है ना? ये नाम याद रखना। सबसे बड़े आलोचक कौन थे? रॉबर्ट डहल थे। ठीक है? उन्होंने टिप्पणी की कि हम लोग प्रशासन की किसी भी विज्ञान से बहुत दूर है। ये कहते हैं कि हम प्रशासन एक विज्ञान है, इस चीज से हम अभी बहुत दूर है। क्यों दूर है? लोक प्रशासन का विज्ञान संभव नहीं है। वो कहते हैं लोक प्रशासन का कोई विज्ञान संभव नहीं है और तब तक संभव नहीं है, पहला, आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना? आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को जब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता तब तक ये क्या बोलते हैं, हम किसी विज्ञान से बहुत दूर हैं। ठीक है ना? लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझा नहीं जाता और उसके व्यवहार अधिक अनुमानीय नहीं बनता। ठीक है ना? ये दूसरी बात इन्होंने कही कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझा नहीं जाता तब तक और उसका व्यवहार अधिक अनुमानीय नहीं बनता तब तक हम क्या है कि हम प्रशासन के किसी विज्ञान से बहुत दूर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरी बात कही वो थी, एक तुलनात्मक अध्ययन का संग्रह नहीं होता। ठीक है ना? मतलब जब तक क्या बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक ये विज्ञान हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? ये विज्ञान हो ही नहीं सकता। वो ये कहते हैं कि भाई गुलिक उर्विक जिन्होंने पोस्ट कर्व का सिद्धांत दिया, उन्होंने तो एक कमरे में बंद होकर बैठकर पोस्ट कर्व का सिद्धांत बना दिया और यहाँ तो पूरे वर्ल्ड के अंदर न जाने कितने सारे संगठन है, कितनी सारी संस्थाएं हैं, उनका क्या है ना, उनका क्या? आप एक कमरे में बैठ के कैसे इसका सिद्धांत बना सकते हो? बिना तुलना किए तो कोई सिद्धांत बन ही नहीं सकता है। तो ऐसा कहा, किसने कहा? आपका रॉबर्ट डहल ने कहा। तो ये बात याद रखना, इन्होंने आलोचना इस आधार पे की कि तुलनात्मक अध्ययन का अभाव है। किसका अभाव है दोस्तों? तुलनात्मक अध्ययन का अभाव है। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि क्या बोलते हैं, इसमें व्यवहारवादी उपागम का अभाव है। ठीक है ना? तो ये दो बातें याद रखना। रॉबर्ट डहल के शब्दों में लोक प्रशासन तुलनात्मक पर लोगों की काफी उपेक्षा की गई है। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा तब तक लोक प्रशासन का विज्ञान के दावे क्या है? खोखले हैं। मतलब जब तक लोक प्रशासन के अंदर में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक लोक प्रशासन का अध्ययन क्या है? खोखला ही रहेगा। लोग इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता।
तो इस आधार पे आलोचना की गई। ये दो बहुत बड़े आलोचक थे, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल, और मैंने आपको सारी बुक्स वगैरह बता दी कि कौन कौन सी बुक्स हुई हैं, तो आप इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा। इसके बाद चौथा चरण, पांचवा चरण, ठीक है, तो मैं आपके पास लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।